नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती 2024 का जो है, इसमें विद्युत विभाग भर्ती लाइनमैन के लिए जो है फ्री कोर्स का आज हम लोग यूनिट 5 आज लोग हम कवर करेंगे, जिसमें डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम आपके से संबंधित सारे सवाल आपके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें लगभग आपके 90 सवाल हैं, तो इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 पार्ट में ये कवर होगा, इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए दोस्तों इसको जो है इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो है क्लास 4 तक आपकी अपलोड हो चुकी है। कहाँ पे अपलोड हुई है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, NSQF 5 लेवल का ये कोर्स है। NSQF लेवल 5 का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की जो हमारी क्लास है यूनिट 5 डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है, पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिपथ में धारा का मान जो है समान रहता है। दोस्तों धारा जो है आपके श्रेणी परिपथ में समान रहती है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, याद रखिएगा, धारा श्रेणी परिपथ में समान रहेगी और वोल्टेज जो है श्रेणी परिपथ में असमान रहता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम दोस्तों समांतर परिपथ की बात करें, समांतर परिपथ में धारा आपकी असमान रहेगी, धारा असमान रहेगी दोस्तों। ठीक है, असमान, धारा का मान असमान रहेगा। ठीक है, और वोल्टेज जो है समान रहेगी। समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान आपका समान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन। और यहाँ पे अगर खुला परिपथ की बात की जाए तो दोस्तों खुला परिपथ में जो है रेजिस्टेंस का मान आपका आर का जो मान है वो आपका अनंत रहेगा, याद रखिएगा, खुला परिपथ में। ठीक है, और अगर लघु परिपथ की बात की जाए दोस्तों, तो लघु परिपथ में जो है आपका रेजिस्टेंस जो है आर का मान आपका शून्य रहेगा, शून्य के करीब, या शून्य ही बोल सकते हो आप लोग, शून्य रहेगा। ठीक है, आपका शून्य रहेगा। और धारा जो है, धारा का मान अनंत की ओर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा धारा का मान रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 वोल्ट 40 वाट एवं 125 वोल्ट 100 वाट के दो प्रतिदीप्ति लैंपों को 230 वोल्ट के आपूर्ति वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संपर्क में क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा, पहला जो ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, 100 वाट लैंप से होकर के ह्रास जो है इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा, अतः यह फ्यूज़ हो जाएगा। दोस्तों 100 वाट का लैंप इसमें फ्यूज़ नहीं होता है, याद रखिएगा। जो कम वाटेज का जो लैंप होगा वो इसमें फ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसमें क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का मान इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, जिसकी पावर रेटिंग कम रहती है। याद रखना, एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, P इजिकल टू, आपने एक फार्मूला देखा होगा, V²/R। जिसकी पावर रेटिंग अधिक होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। दोस्तों इसमें जो 40 वाट का जो आपका लैंप है, इसका पावर रेटिंग इसकी कम है, याद रखिएगा, तो रेजिस्टेंस का मान इसका जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो सकता है। तो बल्ब या तो जलेगा नहीं, या तो आपका फ्यूज हो सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला, जो 40 वाट वाले लैंप से होकर के ह्रास इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा तो यह फ्यूज हो सकता है। ठीक है, यही वाला इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा खालिस्तान के सीधे समानुपाती होती है। धारा जो है किसके समानुपाती होती है, पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 3 फार्मूले होते हैं ओम के नियम के अनुसार। आई इजिकल टू जो है, आई इजिकल टू आपका V/R होता है, V/R, और V इजिकल टू आई इंटू आर, और आपका R इजिकल टू अगर आपसे पूछा जाए तो V/I। तो दोस्तों धारा किसके समानुपाती है, आप देख सकते हैं, वोल्टेज के समानुपाती है। ठीक है, धारा जो है डायरेक्ट वोल्टेज के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है, पूछा है दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है अगर पूछा जाए दोस्तों, याद रखिएगा, आपका I इजिकल टू V/R भी होता है, और R इजिकल टू R1+R2, ये आपका रेजिस्टेंस को जोड़ने का क्रम होता है, और P इजिकल टू जो है I²R, ये आपका पावर का फार्मूला है, ना कि रेजिस्टेंस का दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका पावर का फार्मूला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। जब धारा भी और वोल्टेज भी आपका ज्ञात है
तो आपको आर निकालना है दोस्त, प्रतिरोध का मान। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू मैंने आपको बताया वी अपन आई। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर वी अपन आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा का अनुपात जो है वो समान रहता है। ठीक है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर और नियत वोल्टेज पर, है ना, नियत तापमान पर वोल्टेज और धारा का अनुपात समान रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको जब नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति की जब भी बात की जाए तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किरचॉफ का नियम क्या होता है आपको पता होगा। किरचॉफ का जो नियम है दोस्तों, किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अगर हम बात करें, जो किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम है क्या कहता है, तो दोस्तों किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम कहता है कि किसी भी, याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसी बंद डीसी परिपथ में, याद रखिएगा, किसी बंद डीसी परिपथ में किसी लूप पर आरोपित विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग है उस लूप में से प्रवाहित होने वाले सभी वोल्टेज ड्रॉप के योग के, सभी वोल्टेज ड्रॉप के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जो दिया गया जो ईएमएफ है या दी गई जो वोल्टेज है, ठीक है, वो उसमें से प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य किरचॉफ का वोल्टेज नियम। प्रतिरोध के भी नियम है दोस्तों। प्रतिरोध का पहला नियम कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का पहला नियम की अगर हम लोग बात करें तो पहला नियम कहेगा आर समानुपाती एल होता है। अगर आप लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। दूसरा नियम कहता है दोस्तों आर जो है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, मतलब एरिया अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का जो मान है वो कम होता है, एरिया कम करते हैं रेजिस्टेंस का मान आपका बढ़ जाएगा। ये दो नियम आपके रेजिस्टेंस के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ओम का जो नियम है कहाँ पे प्रयोग करेंगे ये पूछा है। तो दोस्तों ओम का जो नियम है याद रखिएगा, कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं पूछा जाए तो रेक्टिफायर युक्ति के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए नहीं करेंगे, वैक्यूम ट्यूब के लिए नहीं करेंगे, याद रखिएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका 7वां आंसर जो है ये नहीं आएगा, डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेक्टिफायर युक्ति में आप लोग ओम के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में नहीं करते, गैस डिस्चार्ज लैंप पे नहीं करते, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे तो नहीं आएगा। रेक्टिफायर युक्ति के लिए हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का जो मान है, ठीक है, दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा पूछा है। दोस्तों दिए गए परिपथ में धारा का मान पूछा है, याद रखिएगा। तो वोल्टेज आपका दिख रहा होगा आपको, वोल्टेज जो है 5 वोल्ट आपका वोल्टेज का मान है और 1 किलो ओम आपका रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है, 1 किलो ओम आपका रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन जो है हमारा, याद रखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा परिपथ क्या है। परिपथ आपका ओपन है। परिपथ अगर ओपन है तो आपकी धारा जो है, आपको पता है धारा का मान उसमें क्या रह जाएगा, शून्य। क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि परिपथ जब ओपन रहता है तो रेजिस्टेंस का मान आपका अनंत हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मान जब बढ़ेगा तो आपकी जो धारा हो आपकी बहुत कम हो जाएगी। और अनंत अगर आपका प्रतिरोध है तो धारा का जो मान है वो शून्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए चित्र में एक्स और वाई के बीच प्रतिरोध की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स और वाई के बीच प्रतिरोध की माप हमको दिया है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बार बार बोल रहा हूँ बहुत आसान है, याद रखिएगा। क्यों आसान बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक 6 ओम का जो प्रतिरोध है, एक 6 ओम का और ये 2 ओम का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक 6 ओम और ये 2 ओम, दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं क्या, जी बिल्कुल सर सीरीज में दिख रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में जुड़ दिख रहे हैं तो ये आपके जुड़ जाएंगे दोस्त। 8 ओम आपका रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा, 8 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान आ गया 8 ओम। अब ये सॉलिड जब सॉल्व होगा दोस्तों तो याद रखिएगा, डबल से मैं आपको बताया, तो ये दोनों का जो मान है वो 8 ओम आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये एक्स है, ठीक है, ये आपका 6 ओम ये हो गया, और यहाँ पे जो है दूसरा आपका प्रतिरोध दिया हुआ है 24 ओम का, ये 24 ओम का दिया हुआ है, और ये 8 ओम का दोस्तों, ये भी आपका समांतर क्रम में लग जाएगा जब एक बनेगा तो। ठीक है, मतलब 6 और 2 ओम सीरीज में साथ जुड़ जाएंगे तो ये 8 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध आपका लग जाएगा। अब ये आपका पूरा समांतर क्रम हो गया दोस्तों, ये भी और ये भी। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध आपका निकालने का फार्मूला होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका फार्मूला है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर।
इसके आगे क्या होगा, तो 1/RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 का मान आपका 6 ओम, 6 ओम प्लस 6 ओम है, याद रखना, प्लस आपका 1/R2 का मान 24 ओम है, प्लस 1/R3 का मान 8 ओम है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या होगा, पहले लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं हम। लघुत्तम समापवर्तक इसका 24 आ जाएगा और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक को 24, 4 प्लस आपका 24 का भाग 1 बार प्लस आपका 8 का भाग 3 बार, 8 दूनी 16, 8 3 की 24। ठीक है, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, तो 8 के बटे आपका 24 आ जाएगा। 8 के बटे 24 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे आप लोग तो 24 के बटे 8, 8 से आप काट दीजिएगा, 8 दूनी 12, सॉरी 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 3 एम्पियर या 3 ओम, सॉरी 3 ओम आपका इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 3 ओम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस परिपथ में R2 शाखा में धारा का मान होगा, पूछा है। इस परिपथ में R2 में शाखा में धारा का मान कितना होगा, यहाँ पे धारा का मान पूछा है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे धारा का मान पूछा है और ये परिपथ जो है खुला हुआ है, ये परिपथ आपका खुला हुआ है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। पर दोस्तों ये परिपथ आपका खुला है तो ये पूरे आपके समांतर में है, तो ये वाला जलेगा नहीं, ये वाला आपका, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। R2 में और R1 में करंट फ्लो होगी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो करंट फ्लो होगी तो कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगी तो कितनी करंट फ्लो होगी, ये अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों। ठीक है, तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्योंकि R2 का मान नहीं दिया हुआ है इसलिए आपका इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 के करीब आपकी इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और अगर यही परिपथ आपका दोस्त अगर सीरीज में होता, इस टाइप से सीरीज में अगर होता तो धारा का मान जो है दोस्तों अनंत होता। धारा का मान जो है अगर परिपथ ओपन रहता, ठीक है, सॉरी शॉर्ट सर्किट अगर रहता परिपथ, तो धारा का मान जो है अनंत रहता। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मान आपका 0 रहता। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का जो मान है क्या होगा, पूछा है। ठीक है, विद्युत धारा का मान कितना होगा, पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत धारा निकालने के लिए हमारा एक ही फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला, आई इज इक्वल टू आपका होता है दोस्त, आई इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है V/R। ठीक है, V का मान आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट और R का मान दिया हुआ है 4.5। ठीक है, 4.5। तो दोस्तों 1.33 इसको जब आप भाग देंगे 4.5 को, तो आपका 6 से जब भाग देंगे तो 1.33 बार आपका जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.33 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह जो है 7.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो उसका एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होगा, पूछा है। वही आपका दोस्त R पूछा है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। ठीक है, V/I, और V का मान दिया हुआ है 230 वोल्ट, V का मान आपका 230 वोल्ट दिया है और धारा दी हुई है आपकी 7.5। रेजिस्टेंस आपको निकाल लेना है दोस्त, रेजिस्टेंस आपको निकाल लेना है दोस्तों। जब आप इसको काटोगे 7.5 को 230 में, तो आपका दोस्त याद रखिएगा लगभग 30.67 के करीब आपका आंसर आ जाएगा, 30.67 ओम। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है, तो दोस्तों किरचॉफ में के 2 नियम है, एक विद्युत धारा का नियम और वोल्टेज का नियम, तो ए और बी दोनों आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ I6 में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं सॉल्व करा चुका हूँ, यूनिट 4 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग बनाएंगे, खुद देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग जो है 0 होता है, 0 के बराबर होता है। दोस्तों कौन सा नियम बताता है कि जो है किसी भी जोड़ पर, किसी जंक्शन पर, किसी नोड पर, किसी पॉइंट में मिलने वाली सभी धाराओं का जो योग है 0 के बराबर होता है। तो दोस्तों 15 वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होगा, तो किरचॉफ का दूसरा नियम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किरचॉफ का दूसरा नियम, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग
जाने वाली धाराओं की योग के बराबर होता है, इस नियम का क्या नाम है? दोस्तों इस नियम का जो है किरचॉफ का प्रथम नियम है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का जो योग है वो बराबर होता है, किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है पूछा है। निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? दोस्तों आपको किरचॉफ का नियम में आप लोग पढ़े होंगे, ये जो ईएमएफ का जो मान होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप आईआर के आपके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रतिरोधक का जो प्रयोग है, याद रखना प्रतिरोधक का प्रयोग हम क्यों करेंगे? दोस्तों जो हमारा 19 क्वेश्चन है 19वां, उसका याद रखिएगा, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान अगर आपका बढ़ाएंगे तो आपका जो धारा का मान है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो धारा के प्रवाह को घटाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा, परिवर्तित मान वाले प्रतिरोध का क्या संकेत है? ठीक है, परिवर्तित मान वाले प्रतिरोध का क्या संकेत है पूछा जाए तो 20वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इसको भी हम रेजिस्टेंस परिवर्तित प्रतिरोधक का संकेत मानते हैं और इसको भी, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है पूछा है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, कब बढ़ेगा दोस्तों? जब उसकी आप लंबाई बढ़ाएंगे, उसकी लंबाई को आप बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और घटेगा कब रेजिस्टेंस? जब उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के जब उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, प्रतिरोध और लंबाई, दोस्तों प्रतिरोध बढ़ेगा कब बढ़ेगा? तो लंबाई जब बढ़ेगी तभी आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। सही बात है क्या? सही बात है सर। मतलब आपका जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का जो मान है बढ़ता चला जाएगा। इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या है? कॉपर चालक की जो प्रतिरोधकता है उसका मान क्या है पूछा है। 23वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो उसका मान दोस्तों याद रखिएगा 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो दोस्तों किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध अगर आपको पूछ रहा है तो वो सिर्फ चालक के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। ठीक है, चालक पदार्थ की प्रकृति पे विशिष्ट प्रतिरोध। और अगर आपका सिर्फ प्रतिरोध लिखा हुआ रहता दोस्तों, सिर्फ प्रतिरोध करके लिखा रहता तो प्रतिरोध आपका आर समानुपाती एल होता है। आर समानुपाती एल मतलब लंबाई पे डिपेंड करता है, और आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और तापमान पे भी निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक आपको पता होगा, विशिष्ट चालकता सीमॉन प्रति सेंटीमीटर, सीमैन प्रति सेंटीमीटर 25वें का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेंटीमीटर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को दोस्तों याद रखिएगा 27वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर लंबे 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का तार जो है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। दोस्तों इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा। L इजिकल टू कितना है आपका 100 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को हमको सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का इसमें हमको गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1000 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा क्या जी? हाँ जी, सॉरी 100 का नहीं, आपका 100 का गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000, 1,000 बोल रहे थे मैं, 10,000, तो 10,000 आपका सेंटीमीटर हो गया। अब आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है
और विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है आपका R इजिकल टू कितना होता है दोस्तों, तो R इजिकल टू आपका कितना होता है, R इजिकल टू फार्मूला R का रोह L अपान A इसका फार्मूला होता है, ठीक है, रोह L अपान A। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, विशिष्ट प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका अपन लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध जो है माइक्रो सेंटीमीटर दिया, प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 गुणित क्या दिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा दिया हुआ है माइक्रो ओम में, तो दोस्तों माइक्रो ओम में कितना होता है 10 की घात माइनस 6, ठीक है, माइक्रो ओम में। ये आपने गुणा कर दिए, इनटू क्या कर देंगे दोस्तों, हमारा जो लंबाई है आपका L है ना, तो लंबाई आपकी 10,000 सेंटीमीटर है, 10,000 सेंटीमीटर बटे में आपका क्या आ जाएगा एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है दोस्तों 1.07। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुणित 10 की घात -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे माइनस में, तो इसको प्लस में लाने के लिए ऊपर से काट के इसको सीधा नीचे लिख देंगे 10 की घात +6, ठीक है। फिर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 की घात +6 का मतलब होता है 10 में 6 शून्य, 3 4 5 6, ये आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -2, ठीक है, ए वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन क्या कहलाता है पूछा जाए तो प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का ताप गुणांक डी वाला। किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 अंश सेल्सियस है तो 50 ओम हो तो 50 ओम हो तो 50 अंश सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का तापमान गुणांक जो है आपका ये दिया हुआ है, प्रतिरोध तापमान गुणांक कितना आपका दिया हुआ है, ठीक है। बनाकर देख लेते हैं, आप लोग एक बार सारी चीज़ें देख लीजिएगा क्या क्या दी हुई है दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आर आपका मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है, आर का मान आपका 50 ओम दिया हुआ है। अगला है तापमान गुणांक जो है 0.0043 प्रति अंश सेल्सियस आपका तापमान गुणांक दिया हुआ है, ठीक है। और टी जो है टेम्परेचर जो है 50 अंश सेल्सियस पे आपको निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आर इजिकल टू आर टी इजिकल टू एक फार्मूला होता है आर नॉट, आर ये आर है दोस्तों, आर नॉट कोष्टक में 1 प्लस आपका जो प्रतिरोध तापमान गुणांक है ना, तापमान गुणांक जिसको आप अल्फा से इस टाइप से आप प्रदर्शित करते हैं, और अपान में इनटू टी, ठीक है, टी आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ये आपका इसका फार्मूला है। तो आर टी निकालने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, आर टी निकालने के लिए 50, इसका मान आर नॉट का मान आपका दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 50, कोष्टक में क्या आ जाएगा 1 दशमलव आपका तापमान गुणांक कितना है 0.0043 अंश सेल्सियस, ठीक है, इंटू कितना करेंगे आप 50 ओम, ठीक है, इंटू 50 ओम आपका 50 अंश सेल्सियस आपका टेम्परेचर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो लगभग आपका 60.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्या आपका 60.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा 31वां, ऋणात्मक तापमान गुणांक जो है किसका उदाहरण का, मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण कौन सा है पूछा है, ठीक है। ऋणात्मक तापमान गुणांक का उदाहरण की बात करें दोस्तों तो आपका इसमें कॉपर है, नाइक्रोम है, माइका है, एल्यूमिनियम है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइका, क्योंकि माइका जो है कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ का आप तापमान बढ़ाएंगे, कुचालक पदार्थ का आप अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, माइनस में चला जाता है, जिसका प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, धात्विक प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है तापमान बढ़ाने पे बढ़ता है दोस्तों, याद रखना। धात्विक बोले तो चालक का प्रतिरोध जो है जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक कौन से दोस्तों, सामान्य पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे जो प्रतिरोधक हैं
जो 33वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वायर बाउंड प्रतिरोधक। ठीक है, वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन सी है पूछा जाए, 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेका या मैग्नीन। अब वायर बाउंड प्रतिरोधक आप इससे बनाते हैं। ठीक है, यूरेका या मैग्नीन से। अगला क्वेश्चन है 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा? दोस्तों 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा पूछा है, मतलब 1.5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, उसके लिए कलर कोड आपका पूछा है दोस्तों, कलर कोड। ठीक है, तो कलर कोड निकालने का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो फार्मूला आपका प्रथम 2 अंकों का अंकीय मान, मतलब प्रथम 2 आपके जो रंग हैं, प्रथम 2 रंगों का अंकीय मान, मतलब पहले रंग और दूसरे रंग का अंकीय मान। ठीक है, पहले रंग और दूसरे रंग का जो होता है अंकीय मान, अंकीय मान किसका किसका होगा? पहले 2 रंगों का, प्रथम 2 रंगों का दोस्तों, प्रथम 2 रंगों का, 2 रंग का अंकीय मान गुणित प्रथम 2 रंग का अंकीय मान गुणित गुणक आपका, गुणक के बाद आपका होता है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका टॉलरेंस। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है टॉलरेंस। तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूरा, हरा और सुनहरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहन सीमा का मान कितना होता है? दोस्तों भूरे रंग की जो सहन सीमा होती है, याद रखिएगा ब्राउन रंग की सहन सीमा, ब्राउन रंग की सहन सीमा, ब्राउन रंग की दोस्तों। तो ब्राउन रंग की जो सहन सीमा होती है दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको डबल से बता दे रहा हूँ, ब्राउन रंग की जो सहन सीमा होगी आपका ±1% होती है। ठीक है, ±1%, इसमें परसेंट भी लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, ±1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चित्र में प्रदर्शित रंग कोड वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया, पहला और द्वितीय जो रंग है, प्रथम और द्वितीय रंग, इसका अंकीय मान लेते हैं हम लोग, इसका अंकीय मान क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया हूँ बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड, इसके आगे लिख रहा हूँ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ये आपका रंग है। तो हमारा नारंगी बोले तो दोस्तों, नारंगी बोले तो आपको पता होगा कि आपका कितना हो जाएगा। याद रखिएगा नारंगी जब भी पूछा जाए तो इसका पहले तो हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये आपके अंकीय मान होगा दोस्तों। ठीक है, 9 तक 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 0 से स्टार्ट, 0 1, मैं डबल से लिख देता हूँ क्या, नहीं ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब आपका नारंगी पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा नारंगी आप किसको बोलेंगे, ये आपका 0 था, ये 0 है ना, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, मतलब ऑरेंज आपका आ जाएगा नारंगी। ठीक है, ऑरेंज को हम नारंगी कहते हैं, स्टार्टिंग में आपका 3 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे रंग का अंकीय मान पूछा जाए तो सफ़ेद का देखो, ग्रे वाइट, सफ़ेद का अंकीय मान कितना दोस्तों, 90। ठीक है, सफ़ेद का अंकीय मान 90। तीसरे का मैंने क्या बोला, गुणक लिया जाता है। सुनहरे रंग का गुणक कितना होता है दोस्तों, तो सुनहरे रंग का गुणक आपको पता होगा। ठीक है, पता होगा तो गुणक मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो गुणक होगा आपका सुनहरे रंग का सुनहरे रंग का 0.1। ठीक है, 0.1, तो इसमें 0.1 का गुणा कर देंगे आप लोग गुणक का। तो ठीक है, 0.1 का आप गुणा करोगे तो 3.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका टॉलरेंस नहीं दिया हुआ, तो टॉलरेंस अगर देता तो इसमें ±20% देता। ठीक है, ±20% बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर वैसा ही है, चित्र में दर्शाएगा प्रतिरोधक में चौथे नंबर का रंग भूरा हो तो उसकी सहन सीमा क्या होगी? मतलब भूरे रंग की सहन सीमा पूछ लिया दोस्तों, भूरे रंग की सहन सीमा। तो दोस्तों 38वां जो क्वेश्चन है, 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरे रंग की सहन सीमा। तो भूरा रंग जो है आपका चौथा रंग है। ठीक है, और इसकी सहन सीमा की बात की जाए दोस्तों 38वें क्वेश्चन की, तो याद रखना सहन सीमा कितनी होती है, तो ±1%। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ±1%, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे चित्र में दर्शाएगा प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? ये जो प्रतिरोधक दिया हुआ है इसका प्रतिरोध कितना होगा पूछा है दोस्तों, 2K
5 लिखा हुआ है, 2K5, ठीक है, 2K5 लिखा हुआ है। तो याद रखिए 2K5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 2K5 का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 39वां क्वेश्चन जो है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 किलो ओम, ठीक है, 2.5 किलो ओम, 2.5 किलो ओम हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी शानदार है। 1800 ओम प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है मान दर्शाया गया। 1800 ओम प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान कितना होगा दोस्तों, 1800 ओम प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान कितना होगा, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1K8, ठीक है, 1K8। जिस टाइप से वहाँ पे आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये पिछला क्वेश्चन था, 2K5 था, 2K5, तो 2K5 को आप 2.5 किलो ओम लिख रहे थे, तो यहाँ पे 1800 ओम दिया हुआ है, 1800 ओम, तो 1800 ओम को आप 1K8 लिख सकते हो दोस्तों, 1K8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, एक 10 ओम का है, एक 5 ओम का है, एक 2 ओम का है दोस्तों, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं, ये सारे आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में आपके लगे हुए हैं, बिल्कुल समांतर क्रम में लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समांतर क्रम में लगे हैं तो 1/RT इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका जोड़ दें आप लोग, 1/RT इजिकल टू क्या हो जाएगा फिर, 1/RT इजिकल टू 1/R1 का मान आपका 10 ओम प्लस 1/R2 का मान 5 ओम प्लस 1/R3 का मान आपका दोस्तों कितना दिया हुआ है, 2 ओम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, 1/RT इजिकल टू सॉल्व करें तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक इसका 10, तो 10 का भाग एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा 5 का, और 2 का जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5, 6, 7 और 1, 8। तो दोस्तों यहाँ देखें हम लोग 1/RT इजिकल टू 1/RT इजिकल टू कितना हो गया, 1/RT इजिकल टू दोस्तों 8 के बटे 10 हो गया। पक्षांतर कर देते हैं तो RT इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 के बटे 8, 10 के बटे 8। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 8 का भाग आपको 10 में दे देना है। तो 8 का भाग आप 10 में दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 41वां क्वेश्चन का 1.25, 1.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1.25, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1.25, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विच बंद करने पर वोल्टमीटर के संकेत क्या होगा, स्विच बंद करने पर वोल्टमीटर के संकेत में क्या होगा पूछा है दोस्तों। वोल्टमीटर का जो संकेत है, मतलब स्विच बंद कर देंगे तो रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, 42वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना, जैसे ही आप लोग ये जो परिपथ बंद दिया हुआ है और इस स्विच को आप लोग अगर बंद कर देते हैं, ठीक है, ये स्विच दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला स्विच दिया हुआ है, और आपका अगर आप स्विच को बंद कर देते हैं तो वोल्टमीटर क्या होगा, तो दोस्तों ये स्विच को आप बंद करेंगे तो ये दोनों का जो आपका ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आपका परिपथ से अलग हो जाएगा, परिपथ से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये और ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों आपके सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में हो जाएंगे तो दोनों सीरीज में आपके जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो सीरीज में जब जुड़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान आपका इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होगा इसमें, वोल्टेज जो है बढ़ता है इसमें, याद रखिएगा, वोल्टेज का मान आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो ब्रिज परिपथ को क्या कहा जाता है दोस्तों। जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा अगर प्रवाहित नहीं होगी, याद रखिएगा कोई भी धारा अगर प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका जो परिपथ है वो संतुलित परिपथ कहलाएगा, संतुलित परिपथ आपका कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है जब P 100 ओम, Q 1 किलो ओम एवं S जो है 120 ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, अज्ञात प्रतिरोध निकालने का एक फार्मूला होता है। अज्ञात प्रतिरोध निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, R इजिकल टू क्या होगा आपका, R इजिकल टू हो जाएगा SQ/P, SQ/P, ठीक है। SQ का मान हो जाएगा आपका 120 गुणित 1000 बटे P का जो मान है वो 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको, अब 2 0 से 2 0 काट दे तो 1.2 किलो ओम,
या 1200 ओम, 1.2 किलो ओम या 1200 ओम, तो 1.2 किलो ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? ओम के नियम से संबंधित जो है विद्युत राशियां कौन सी है? तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रतिरोधक का क्या नाम है? दोस्तों ये जो प्रतिरोधक दिया हुआ है उसका नाम क्या है पूछा है, तो दोस्तों ये वायर बाउंड प्रतिरोधक है, याद रखना वायर बाउंड प्रतिरोधक है। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? दोस्तों किसी चालक का जो प्रतिरोध है अगर व्यास को दोगुना कर दिया जाए, मतलब R इजिकल टू R समानुपाती 1/A होता है, मतलब व्यास को एरिया को दोगुना कर दिया जाए, एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है कितना हो जाएगा दोस्तों? R इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो आपका प्रतिरोध का जो मान है कितना कम हो जाएगा? आधा कम हो जाएगा, आधे तक कम हो जाएगा। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी वाला। सॉरी एक चीज़ गलत जा रहे थे हम, थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे इसमें क्या होगा, व्यास को दोगुना कर दिया जाए पूछा है, मतलब R इजिकल टू आपका 1/A दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जो है आपका R इजिकल टू मतलब त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी, तो त्रिज्या होती πr², तो मतलब एरिया इसका जो है वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है, तो वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा तो R इजिकल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है, πr², त्रिज्या होती πr², ठीक है। किसी भी इसकी जो त्रिज्या होगी आपकी तार की, क्योंकि तार जो होता है एक बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, ठीक है, तो πr² इसकी त्रिज्या होती है, तो इसका जो व्यास है वो स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, तो स्क्वायर के रूप में इसका जब व्यास बढ़ेगा तो 2 दिया हुआ है तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 1/4 मतलब 1/4, 4 गुना तक कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आरोपित वोल्टेज दिखेगी, कुल आपूर्ति वोल्टेज का मान इसमें दिखने लगेगा। अगला है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता जो है हमारा उसकी इकाई जो होती है ओम मीटर होती है, ओम मीटर। अगला है, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध R2 पर क्या होगा? खुला हुआ प्रतिरोधक है, एक R2 ओपन है, तो उसमें ओम मीटर का जो पाठ्यांक है वो आपको पता होगा दोस्तों, अनंत पाठ्यांक दर्शाएगा ओम मीटर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 3 प्रतिरोधक R1, R2 व R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध RT का मान ज्ञात कीजिए। तो RT में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 52 वाला जो क्वेश्चन है हमारा सरल है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RT इजिकल टू 1 के रूप में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डी वाला, ठीक है। अगला, अब दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे तो बहुत अच्छा होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।